वंस अगेन वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे विद्यार्थियों, हम आप लोगों की जो तैयारी करवा रहे हैं उसमें जो है स्वास्थ्य वृत्त के जो है चैप्टर को हमने कल से शुरू किया है। तो अगर आप लोगों ने स्वास्थ्य वृत्त के कल के चैप्टर्स को नहीं शुरू से देखा है तो देख लीजिएगा कल वाला वीडियो। आज जो है उसका सेकंड पार्ट यानी दूसरा वीडियो होगा। ये स्वास्थ्य वृत्त से संबंधित जो है काफ़ी प्रश्न हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। 4-5 नंबर का मिल ही जाता है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंडेंट है और आप जो है स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चाहे आयुर्वेदा के हों, चाहे यूनानी के हों, होम्योपैथी के हों, सभी में जो है इससे प्रश्न मिलते ही हैं। तो आप लोग इसको जो है विशेष तौर पे ध्यान से पढ़ेंगे और जो है जो लोग नोट्स बना रहे हैं विद्यार्थी, नोट्स भी बनाते चलेंगे। साथ साथ जो मैं इम्पोर्टेंट्स बताता हूँ उसका आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे, तो उससे भी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और मेरे चैनल पे पेड बैच भी चलाया जा रहा है, तो जो लोग पेड बैच के इंटरेस्टेड हैं वो भी जो है पेड बैच ले सकते हैं। और सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट हमारी बनी है कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, नई ऊर्जा देता है आप सभी के लिए प्रतिदिन नए नए ज्ञानवर्धक यूजफुल वीडियोज़ बनाने के लिए। आप लोग गुरु दक्षिणा स्वरूप एक हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दिया करें। चलिए देर ना करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आहार के बारे में पढ़ेंगे। आहार के बारे में जो लिखा है आयुर्वेद के ग्रंथों में और तमाम चीज़ों में, साइंस जो है उसका क्या कहता है। तो कोई भी पदार्थ जब अन्न मार्ग से ग्रहण किए जाने पर जीवनी शक्ति उत्पन्न करे, धातुओं का पोषण करे, आहार कहलाता है। ये तो हो गई, क्या हो गई परिभाषा। परिभाषा में इसको जो है डाल देंगे, कोई भी पदार्थ जब अन्न मार्ग से ग्रहण किए जाने पर जीवनी शक्ति उत्पन्न करे, यानी आपको जीवन देने के लिए जो है शक्ति ऊर्जा प्राप्त कराए, धातुओं का पोषण करे। जो सप्त धातुएं हैं रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र, उसका जो है पोषण करे। तो क्या उसे कहेंगे? उसे कहेंगे आहार। आहार कहेंगे। आहार संभवम वास्तु रोगोपचार संभव। ये जो है रोगोपचार संभवा चरक सूत्र स्थान के 28 नंबर पाठ में 43 नंबर श्लोक पे ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो आहार के बारे में आज हम विशेष तौर पे पढ़ाएंगे, आप सभी लोगों को पढ़ा रहे हैं। आगे इसमें दिया हुआ है, आगे के पाठ देखेंगे। मानव शरीर एवं व्याधि दोनों को आहार संभव माना गया है। मानव शरीर एवं व्याधि दोनों को आहार संभव माना गया है। ये जो है बताया गया है। अब आहार के प्रकार के बारे में कहेंगे। इसमें दिया है कि अन्न प्राणियों का प्राण है। अन्न क्या है? प्राणियों का प्राण है। अन्न जो है प्राणियों का प्राण है, इसे जो है आप लोग जानेंगे। आहार के प्रकार कितने हैं? तो उत्पत्ति भेद से आहार, उत्पत्ति के भेद से आहार कितने हैं? 2 प्रकार के। और प्रभाव भेद से आहार, तो हितकर प्रभाव देने वाले व अहितकर प्रभाव देने वाले, यानी आपको जो है लाभ प्रदान करने वाले और आपको नुकसान प्रदान करने वाले, ये भी 2 हैं। आगे देखेंगे तो इसमें दिया है उपभोग भेद से आहार। ये कितने हैं? तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में दिया हुआ है उपभोग भोग से भेद से आहार के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है पान, आसन, भाच्य, लेह। और उसके बाद में दिया है पान पीने योग्य आहार द्रव्य, आसन माने चबाकर निगलने योग्य आहार द्रव्य, भक्ष्य माने कठोर द्रव्य को चबाकर खाने योग्य आहार, लेह माने चाटने योग्य आहार द्रव्य, चाटने योग्य आहार द्रव्य को जो है इसमें प्रयोग किया गया है। चौथा देखेंगे प्रयोग भेद से आहार। भाव मृष ने चूष्य, पे, लेह, भेज, भाच्य और चाव्य जो है का वर्णन किया है। उसके बाद में 5वां है इसमें रस भेद से आहार। तो रस भेद से 6 बताए हैं। गुण भेद से आहार 6वां पॉइंट है, तो ये 20 बताए हैं।
और परस्पर संयोग भेद से आहार असंख्य है। क्या है? असंख्य, इनकी कोई संख्या गिनी नहीं जा सकती, ये बहुत असंख्य की संख्या में है। पोषण की दृष्टि से आहार द्रव्य में 6 प्रकार के पदार्थ होते हैं, इन्हें पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? 6 तत्व होते हैं, 6 पदार्थ द्रव्य होते हैं पोषण की दृष्टि से, यानी मानव शरीर के पोषण के लिए आहार द्रव्य में 6 प्रकार के पदार्थ होते हैं। कितने प्रकार के विद्यार्थी? 6 प्रकार के होते हैं, इन्हें पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। पोषक तत्व को प्रॉक्सिमिनल प्रिंसिपल ऑफ फूड कहते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। पोषक तत्व में देखेंगे 6 हैं। तो पहला कौन सा है? कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि फैट, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, विटामिन व जल। कितने हैं? 6 टाइप 6 प्रकार के पोषक तत्व हैं। नोट करेंगे आप सभी लोग। कार्बोज, वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, विटामिन व जल हैं, इतने हैं। इसको ध्यान दीजिए विद्यार्थी। आगे चलते हैं, आगे आप सभी लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आगे दिया हुआ है कि पोषक तत्व के कार्य। पोषक तत्व के कार्य क्या हैं? तो जीवनी शक्ति व ऊष्मा की प्राप्ति, जीवनी शक्ति व ऊष्मा की प्राप्ति, कार्बोज व वसा। जीवनी शक्ति, जीवन को शक्ति प्रदान करना, और कार्बोज और वसा को जो है प्राप्त करना। दूसरा है अंगों, ऊतकों व कोशिकाओं का निर्माण, वृद्धि, प्रोटीन व खनिज पदार्थ ये करेगा। तीसरा देखेंगे जीवनी क्रियाओं का नियमन व हार्मोन की क्रिया। कौन करेगा? विटामिन, खनिज पदार्थ और जल करेंगे। कार्बोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एंड शुगर। क्या होगा? इसमें क्या आएगा? स्टार्च आएगा और शुगर आएगा। ये 2 चीज़ें जो है कार्बोज में आएंगी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में इनको रखा गया। अब ये है आहार का सबसे बड़ा अंश कार्बोज है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। आहार का सबसे बड़ा अंश क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे आप रोटी ज़्यादा खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, तो ये क्या है? ये है कार्बोज। उसके बाद शरीर में उत्पन्न होने वाली अधिकांश शक्तियों का स्रोत है। अधिकांश शक्तियाँ जो होती हैं उसका स्रोत क्या है? कार्बोज। कार्बोज है। कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है अंग्रेजी में। स्टार्च व शर्करा ये कार्बोज के 2 प्रमुख वर्ग हैं। स्टार्च और शर्करा ये जो है क्या है? कार्बोज के 2 प्रमुख वर्ग हैं। स्टार्च व शर्करा का प्राथमिक स्रोत हरे पौधे हैं। इसको भी ध्यान देखेंगे। आहार के रूप में किया गया प्रत्येक प्रकार का कार्बोज अंततः ग्लूकोज व फ्रक्टोज में परिवर्तित होकर शरीर में शोषित होकर पोषक रस बनाता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको विशेष तौर से दोबारा देख लेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि आहार के रूप में किया गया प्रत्येक प्रकार का कार्बोज अंततः अंत में क्या बनाएगा? ग्लूकोज व फ्रक्टोज में परिवर्तित होकर शरीर में शोषित होकर पोषक रस का निर्माण करता है, बनाता है। प्रश्न नंबर आगे देखेंगे। 1 ग्राम शर्करा से 4.1 कैलोरी शक्ति प्राप्त होती है। ये चीज़ें ध्यान देंगे। दूसरा देखेंगे ग्लूकोज का जो अंश तुरंत उपयोग में नहीं आता वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत व मांसपेशियों में संचित हो जाता है। क्या हो जाता है? जो तुरंत कार्य में नहीं आता। ग्लूकोज का वह अंश जो तुरंत उपयोग में नहीं आता ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत व मांसपेशियों में संचय हो जाता है। ग्लाइकोजन के रूप में इसका क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है और मांसपेशियों में संचित हो जाता है। आगे गौर करेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया है कार्बोज 3 प्रकार के हैं। कौन कौन है? पॉलीसेचुरेटेड माने स्टार्च आएगा। पॉलीसेचुरेटेड कितने हैं?
तीन है। कार्बोज कितने हैं? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के हैं। इसमें पहला है पॉलीसेचुरेटेड, जिसमें स्टार्च आएगा। डाई सेचुरेटेड मैंने केन शुगर, गन्ने की शुगर आएगी। मिल्क आएगा, मिल्क शुगर, और मेल्ट शुगर आएगा। उसके बाद में देखेंगे तीसरा है मोनोसेचुरेटेड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसमें रखा गया है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। 3 की संख्या में हैं। कितने हैं? 3 की संख्या में है। पॉलीसेचुरेटेड में स्टार्च है, डाई सेचुरेटेड में गन्ने की शुगर यानी कैन शुगर, मिल्क शुगर, माल्ट शुगर होगा, और मोनोसेचुरेटेड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज को रखा गया है। विद्यार्थी इसे विशेष तौर पे सभी लोग नोट कर लेंगे। अधिकतर इसमें से प्रश्न बनते ही रहते हैं विद्यार्थियों। आगे देखेंगे वसा, वसा यानी फैट्स। अब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व होते हैं। कौन कौन तत्व होते हैं? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व जो है होते हैं। इस पे गौर कीजिएगा वसा में। उसके आगे देखेंगे इसमें ऑक्सीजन का अनुपात कार्बोज की अपेक्षा कम होता है। क्या होता है? कम होता है। वसा भी शरीर में शक्ति का प्रमुख स्रोत है। वसा जो है शरीर में क्या है? शक्ति का प्रमुख स्रोत है। उसके बाद आगे इसमें प्रति ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी शक्ति प्राप्त होती है। क्या होती है? प्रति ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी शक्ति प्राप्त होती है। ये तो हमने आपको पढ़ाया कार्बोज के बारे में। अब आइए दूसरा टॉपिक इसके आगे देते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन से देखेंगे क्या चीज़ें होती हैं। तो यह है शरीर का अत्यंत आवश्यक अंश है। ये क्या है? शरीर का अत्यंत आवश्यक अंश है। इसे जो है महत्वपूर्ण माना गया है। अब आगे इसमें दिया कि ये प्रधानता नाइट्रोजनस युक्त तत्व में, जो नाइट्रोजन के तत्व होते हैं, तथा मांस आदि ऊतकों के निर्माणक हैं। क्या है? प्रोटीन। ये आपके मांस और ऊतकों का निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता है भैया? तो इसमें प्रोटीन की आवश्यकता है। सभी लोग इसको नोट करेंगे विद्यार्थी। आगे चल के देखेंगे तो आगे प्रोटीन के बारे में जो बातें बताई गई हैं उस पर भी गौर करना आवश्यक है। इसमें दिया हुआ है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आहार में प्रतिदिन उसके भार के प्रति ग्राम पर 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए आपका वज़न 50 किलो है, तो आपको 5 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर कम लेंगे तब भी बीमार हो जाएंगे, और ज़्यादा ले लेंगे तब भी बीमारी है। तो इस बात को विशेष तौर पे ध्यान देने रखने योग्य है। उसके आगे देखेंगे प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। प्रोटीन शरीर में वृद्धि व पुनर्स्थापन का कार्य करते हैं। शरीर में इनका क्या काम है? वृद्धि करना और पुनर्स्थापना करना। आहार के लिए है, दूध है, मछली है, मांस, दाल व प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है। तो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन कहीं पूछ लिया जाए तो आप मिल्क बताएंगे। मिल्क यानी दूध। अब दूध में सारी चीज़ें पाई जाती हैं विटामिन सी को छोड़ के, क्योंकि विटामिन सी रहेगा तो दूध आपका फट जाएगा। और सारी चीज़ें आहार के लिए पहले क्यों लिखा गया दूध? इसीलिए रिच सोर्स ऑफ विटामिन प्रोटीन, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन प्रोटीन पाया जाता है। इसे नोट कर लेंगे। प्रोटीन से प्रति ग्राम 4.1 कैलोरी गर्मी देने की क्षमता होती है। इसे प्यारे विद्यार्थी सभी लोग नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ाएंगे आपको खनिज तत्व। खनिज तत्व के बारे में पढ़ेंगे। अब इसको ध्यान देंगे, खनिज तत्व भी इम्पोर्टेंट है। शरीर के भार का 20वां हिस्सा खनिज पदार्थ से बना होता है। 20वां हिस्सा। मान लीजिए आपका वज़न 100 किलो है, 100 kg है,
तो आपका 20 किलो भार जो है किसका होगा? खनिज तत्व का। इसे ध्यान देंगे भैया। ये पदार्थ शरीर के निर्माण व वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। क्या हैं? निर्माण व वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। आगे चलेंगे। विटामिन्स 2 प्रकार का। कौन कौन प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला क्या है भैया? इसमें देखिए वसा घुलित यानी फैट सोल्यूबल, वसा में घुल जाने वाला विटामिन। जल घुलित वाटर सोल्यूबल, अब वसा में जो घुल जाए उसके बाद में पानी में जो घुल जाए। 2 प्रकार, 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। तो वसा घुलित में कौन आता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होता है, ये 4 हैं इसमें वसा घुलित में। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुल जाएंगे। और जल में घुलने वाले क्या है भैया? ये है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और विटामिन पी। अब सभी विटामिनों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो विटामिन ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सारे विटामिन्स को जानना जरूरी है क्योंकि इसी से बीमारियां बनती हैं, इसकी कमी से बीमारियां बनती हैं, रोग आ जाते हैं। तो इस पे गौर कीजिए विद्यार्थी। आगे इसमें लिखा हुआ है कि यह संपूर्ण शरीर की इपिथेलियम ऊतक व कोशिकाओं के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। यह संपूर्ण शरीर की इपिथेलियम कोशिकाओं की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक है। इसे देखेंगे। उसके आगे देखेंगे। इसमें ग्रोथ प्रमोटिंग एंड एंटी एफेक्टिंग विटामिन भी कहते हैं, एंटी एफेक्टिंग विटामिन भी कहते हैं। वनस्पतियों के पीत रक्त यानी येलो पिगमेंट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। क्या है? प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। एक स्वस्थ पुरुष में प्रतिदिन 5000 IU विटामिन की आवश्यकता होती है। इस बात को विशेष तौर पे विद्यार्थी ध्यान देंगे। विटामिन डी के बारे में सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे। तो इसे एंटी रैकेटिक विटामिन भी कहते हैं, इसे एंटी रैकेटिक विटामिन भी कहते हैं विद्यार्थी विटामिन डी को। इसे ध्यान से पढ़ेंगे। विटामिन डी जो होता है या अस्थियों व दंतों के क्लासिफिकेशन के लिए, कैल्सिफिकेशन के लिए आवश्यक होता है विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ से मिलता है ये सभी लोग कमेंट कर देंगे विद्यार्थी। या रिकेट्स व ऑस्टोमलेशिया रोग के प्रति निषेध के लिए आवश्यक है। देख लेंगे विद्यार्थी। इसका प्राकृतिक स्रोत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं। इसका क्या है? विटामिन डी फ्री मिलने वाला है। लेकिन आज तो भैया ज़माना आ गया, लोग 10 बजे तक सोते हैं, तो कहाँ से मिलेगा सूर्य का प्रकाश? सुबह वाली किरणें ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो इससे जो है विटामिन डी की कमी हो जा रही है शरीर में और उनको अलग से टैबलेट के फॉर्म में लेना पड़ता है। और जो लोग विटामिन डी लेते हैं सनलाइट से उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इस बात को देखेंगे। आगे चलते हैं विद्यार्थी। आगे आपको बताते हैं, इसके आगे विटामिन्स को पढ़ेंगे। आप लोगों को पढ़ाता हूँ। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 400 से 1000 IU विटामिन की आवश्यकता होती है। 400 से 1000 के बीच में IU विटामिन की आवश्यकता आपको पड़ेगी। आगे चलते हैं। विटामिन ई या प्रजनन क्रिया को बढ़ाता है। इसे क्या करते हैं? या प्रजनन क्रिया को भी बढ़ाने का कार्य करता है। टेकोफेराल में सबसे अधिक यह विटामिन पाया जाता है। सबसे अधिक यह विटामिन पाया जाता है। इसको ध्यान देंगे। इसकी कमी से बांधता उत्पन्न हो जाती है। यह विटामिन का आविष्कार इवांस नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन थे? इवांस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विटामिन ई के आविष्कारक कौन थे।
तो इनका नाम नोट कर लेंगे। इवांस नाम के वैज्ञानिक थे। विटामिन के को देखेंगे विद्यार्थी। नेक्स्ट विटामिन के है, तो इसे जो है क्या कहते हैं, कोगुलेशन विटामिन भी कहते हैं। सामान्य रक्त के जमने की प्रक्रिया में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। आपका रक्त का जो थक्का बनता है वो विटामिन के की उपलब्धता में बनता है। यदि आपको विटामिन के की कमी है यानी कि डिफिशियंसी है तो आपको रक्त में थक्का बनने की क्रिया धीरे धीरे होती है। या केवांच, गोभी, कैरेट, सोयाबीन, हरी पत्तियों की सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इससे या थम्बोफोबिन निर्माण में आवश्यक होता है। इसका निर्माण स्थूलतांत्र में होता है। आगे देखते हैं विटामिन सी है। इसे क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण है भैया विटामिन सी। इसमें दिया है इसे एंटी एस्कॉर्बिक विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी एस्कॉर्बिक। आगे इसमें दिया है यह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नष्ट। गर्म करने विटामिन सी खत्म हो जाएगा। इसका शरीर में संचय नहीं होता। अब काहे नहीं होता है वो तो भगवान जाने, लेकिन यह दिया है स्वस्थ व्यक्ति में इसकी प्रतिदिन 500 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। डेली लेना पड़ता है विटामिन सी। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में, नींबू में, साइट्रस जो फ्रूट होते हैं उसमें पाया जाता है। इसलिए सभी लोगों को विटामिन सी लेना आवश्यक है विद्यार्थी। और आपके शरीर में इसका संचय नहीं होता तो इसे प्रतिदिन लेना जरूरी है। आंवला व अमरूद में इसकी प्रचुर मात्रा होती है। कार्य क्या है, अब लेना जरूरी क्यों है भैया, ये भी नोट करें। तो यह रक्त कोशिकाओं तथा अंतःकोशिकीय वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है रक्त कोशिकाओं की, रक्त यानी खून बनने वाली कोशिकाओं का निर्माण और अंतःकोशिकीय वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से अब कमी हो गई, नहीं लिए, भूल गए, भटके हुए हैं, तब क्या करेंगे, स्कर्वी रोग हो जाएगा, रक्त तल्पता आ जाएगा, दंत रोग हो जाएगा, दांत के मसूड़ों से खून बहेगा, दांत में दर्द होगा, रक्त तल्पता, खून की कमी, एनीमिया हो जाएगी, स्कर्वी रोग हो जाएगा। खतरनाक बीमारियां विटामिन सी की कमी से हैं। इसीलिए आप देखते हैं मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो आपको विटामिन सी यानी सीलिन नाम की टैबलेट उपलब्ध होती है 500 मिलीग्राम में। सभी लोग उसे लेते हैं, लेकिन विटामिन सी जो प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक स्रोत से ईश्वर प्रदत्त है, आंवला है, अमरूद है, नींबू है, इसमें मिलता है, उसको लेना नहीं पसंद करते हैं तो भैया गोली खाओ। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं विटामिन पी। अब क्या है भैया, इसको जानना जरूरी है। या सामान्यतः विटामिन के सी के साथ पाया जाता है। नींबू में या विशेष रूप में पाया जाता है, नींबू में विशेष रूप से पाया जाता है। यह रक्त कोशिकाओं की पारदर्शिता को रोकता है। इसके प्रभाव से रक्तपित्त, परप्यूरा, रक्त प्रसरण होता है। ये चीज़ें नोट करेंगे विद्यार्थी। आगे आप चलिए लोग देख लेंगे, आगे सारी चीज़ें इसमें विस्तार से बताया गया है। कुछ प्रमुख बातें अभी तक हमने जो महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको पढ़ाया उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ बिंदुओं को हम चर्चा करेंगे, आप सभी के साथ शेयर करेंगे। ये आपके हर एग्जाम में पूछने जाने वाले, इसमें से प्रश्न बनने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट नोट कर लेंगे सभी लोग इसमें से। तो विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हॉपकिंस व फुक्स ने किया था। किसने किया था? हॉपकिंस। विटामिन ए की खोज
मैककोलन व डेविस ने किया विटामिन ए की खोज। किसने किया? मैककोलन व डेविस ने किया। विटामिन बी की खोज मैककोलन ने की। विटामिन सी की खोज होल्सार्ट ने की और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया। अब खोज जैसे पूछ लिया विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी की, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो विटामिन ए की खोज मैककोलन ने व डेविस ने किया, 2 लोगों ने मिलके किया था, इसे ध्यान रखेंगे। विटामिन बी की खोज मैककोलन ने अकेले कर डाला, इसे ध्यान रखेंगे। विटामिन सी की खोज होल्सार्ट ने किया। उसके बाद में विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया। तो ये जो विटामिन्स हैं इनको ध्यान रखेंगे। खोज पूछ लेता है तो खोज पे आप ध्यान देंगे, 1-2 नंबर का इसमें से मिलेगा। अब उसके बाद देख लेंगे नेशनल विटामिन ए ट्रीटमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ भारत में 1970 में किया गया। कब किया गया? 1970 में। उसके बाद देखेंगे नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम का प्रारंभ भारत में 1976 में। अब 6 साल बाद किया गया। नेशनल विटामिन ए ट्रीटमेंट प्रोग्राम 1970 और सीधा से भैया नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम 1976। ध्यान दीजिएगा, 70 में 6 जोड़े 76। ध्यान रखेंगे कि 6 साल का गैप था। आगे देखेंगे विटामिन ए का प्रयोग मेसल्स में किया जाता है। विटामिन ए व सी का वर्णरोपण में सहायक है। विटामिन B2 तथा सी को हार्ट स्टेबल व लाइट स्टेबिलिटी विटामिन भी कहते हैं, इसे भी ध्यान देंगे। विटामिन B2 को इलेक्ट्रोसाइट्स माइनोरेचर फैक्टर्स भी कहते हैं और विटामिन B2, B12, B के विटामिन के आंत्र में सेंथेटाइज भी होती है। विटामिन ए, विटामिन B12, B2 के व विटामिन डी यकृत में संचित होता है। विटामिन B12 और व डी केवल जानतो पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी तथा फॉलिक एसिड को हार्ट लेवल विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। विटामिन B6 का प्रयोग कोबुलेशन में किया जाता है। विटामिन ई का प्रयोग प्रीराफिल वेस्कुलर डिजीज में किया जाता है। विटामिन B12 का पैराडॉक्सिन का प्रयोग बायोकोनिकल अस्थमा में किया जाता है। उसके आगे देखेंगे विटामिन एम यानी फोलिक एसिड का प्रयोग ट्रॉपिकल स्पोर्यूरिया में किया जाता है। विटामिन के की कमी से हीमोलोसिया तथा निट्रोला जॉन्डिस होता है और विटामिन सी और डी की कमी से सीडोपैलेरेसिया हो जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं विटामिन के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें देखेंगे विटामिन B12 जिसे राइबोफ्लेविन की कमी से मैग्नेटा रेड टंग बीमारी हो जाती है, इसे ध्यान रखेंगे। और नाइसिया की कमी से रॉ बीफ टंग हो जाता है। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। अब आइए देखेंगे विटामिन के गुण। विटामिन B1 तो ये होगा सेंसिटिव टू हीट, हीट के प्रति ये सेंसिटिव होता है और वाटर में स्लेबल होता है यानी पानी में घुल जाने वाला है। विटामिन B2 क्या है? तो हाइजली हीट स्लेबल है, जल्दी से हीट से स्लेबल हो जाता है और वाटर स्लेबल है, दोनों में है विटामिन B2, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद में विटामिन P है, ये भी हीट स्लेबल है। और विटामिन B6 है, ये स्लेबल इन वाटर, पानी में घुल जाने वाला है, इसे ध्यान देंगे। आवश्यक तत्वों की वृद्धि ह्रास से होने वाले रोग। अब आवश्यक तत्व हैं वृद्धि और ह्रास से होने वाले रोग कौन है? तो पहला इसमें दिया होगा प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट की असंतुलित मात्रा, पाचन विकृति यानी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, इसे नोट करेंगे। प्रोटीन की अतिमात्रा तो डिस्प्रेशिया हो जाएगा। स्टार्च की, वसा की
अतिमात्रा तो ये डिस्पार्सिया और रोग हो जाता है इसमें भी, और डायरिया हो जाता है। दो चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। शिशुओं में प्रोटीन की अल्पता से न्यूट्रेला हो जाएगा, न्यूट्रेला ओडीमिया हो जाएगा, काइशोर हो जाएगा सिंड्रोम, काइशोर सिंड्रोम की बीमारी हो जाएगी। लौह तत्व की अल्पता से एनीमिया हो जाएगा, यानी खून की कमी हो जाएगी। आयोडीन की अल्पता से गायटोर हो जाएगा, यानी घेंघा रोग हो जाएगा। विटामिन के की अल्पता से स्क्लेरोसिया हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, यानी रतौंधी हो जाएगी विटामिन ए की। विटामिन B12 B1 की अल्पता से वृद्धि ह्रास हो जाएगा, बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन B2 की अल्पता से एंगुलर स्टोमाटिस हो जाएगा। विटामिन सी की अल्पता से स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन डी की अल्पता से रिकेट्स इन चिल्ड्रन हो जाएगा। विटामिन ई की अल्पता से स्टेलिटी हो जाएगी। विटामिन पी की निकोटिनिक एसिड अल्पता से हो जाएगा, प्लेगा हो जाएगा। दैनिक आवश्यकता देखेंगे, डेली रिक्वायरमेंट क्या है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट है। प्रोटीन की कितनी आवश्यकता है, 75 से 100 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट की 400 से 500 ग्राम और फैट की 75 से 100 ग्राम। ये चीज़ें आवश्यकता होती हैं। डेली रिक्वायरमेंट भी ध्यान रखेंगे, इसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं, इम्पोर्टेंट होगा। आइए आगे चलते हैं और इसका एक चार्ट हम आपको बताएंगे कि चार्ट के माध्यम से जो आपको समझने में आवश्यक होगा। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अब इसमें देखेंगे क्रम संख्या 1 दिया है, नाम, रासायनिक सूत्र, स्रोत, मात्रा व कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन B1 इसका रासायनिक सूत्र है C12H6N4O5। कहाँ से मिलेगा, स्रोत कहाँ है, तो चावल, गेहूँ, दाल, अंडा की जर्दी, मछली, इससे ये प्राप्त हो जाता है। आगे इसकी मात्रा दिया है, प्रतिदिन कितना आवश्यक है, तो 1.2 मिलीग्राम प्रतिदिन इसकी आवश्यकता है। और हृदय तथा तंत्रिकाओं पर ये कार्य करने का कार्य इसका है। कमी से होने वाले रोग क्या हैं, तो कमी से होने वाले रोग हैं बेरी और न्यूट्रियस मेंटल हो जाएगा। विटामिन B2 के बारे में देखेंगे तो इसका सूत्र है C17H20N4O6 हो जाएगा। विटामिन B2 की कहाँ से मिलेगा, तो ये मिलेगा दूध, अंडा, मछली और यकृत, ईस्ट आदि में जो है इसको मिलने का बताया गया है। 2 ग्राम प्रतिदिन वसा चयापचय में जो है इसका जो है वो आवश्यक रोल होता है, वसा को पचाने में। इसकी कमी से जो है ऑस्कुलर मैग्नीफिकेशन हो जाएगा, ईचिंग होगी, एंगुलर स्टोमाटिस हो जाएगा और बर्निंग होगा, ये बीमारियां हो जाएंगी विटामिन B2 की कमी से। इसे भी ध्यान रखें। विटामिन P निकोटिनिक एसिड, ये क्या है, तीसरा नंबर देखेंगे विद्यार्थी। तो इसमें जो दिया हुआ है तीसरा नंबर पॉइंट, मांस, यकृत, वृक्क, ईस्ट, चना, आम, हरी सब्जियां, इसमें मिलता है। इसमें कितनी आवश्यकता है, 12 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। 12 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है, इसे ध्यान रखेंगे। कौन कौन बीमारी है, तो डायरिया है, डर्मेटाइटिस है और प्लेरा है, ये सब तमाम बीमारियां जो है इसमें आपको देखने को मिलती हैं, इसे ध्यान रखेंगे। इसके बारे में देखेंगे तो इसमें दिया है यकृत, अंडा, ईस्ट, अनाज, प्रतिदिन आवश्यकता क्या है, तो इसका जो है 150 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता है। वसा व हाइड्रेटेड में जो है इसका आवश्यक रोल होता है। विटामिन यम फोलिक एसिड यकृत, ईस्ट, पत्तेदार सब्जियों में पाया जाएगा और श्वेत रक्त कणिकाओं के निर्माण व प्रेरक में इसका रोल है। विटामिन के में देखेंगे एंटी
पीरियोसिस विटामिन में है, ये कित संग्राहक और लघु आंत्र में है। हीमोटिक फैक्टर के रूप में इसका कार्य होता है, इसे ध्यान देखेंगे। इसमें निमोनिया हो जाता है, कौन सा निमोनिया, पिकोनियस निमोनिया की बीमारी बन जाती है, इम्पोर्टेंट होगा, नोट करेंगे। चिक एंटीडर्मेटिक फैक्टर, श्वेत क्रिस्टलीय गंधहीन कैल्शियम कण, इसकी आवश्यकता है 3 से 4 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो इस तरह से हमने आपको आज जो है आहार के चैप्टर को कंप्लीट किया, विटामिन्स को बढ़ाया, प्रोटीन्स को पढ़ाया। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसको पूरा देख लीजिएगा। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को देख लेंगे विद्यार्थी। धन्यवाद।